आज हम लोग जो है प्रश्न पत्र एनालिसिस के क्रम में 4 नंबर के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। इस बार जो है कि भारत के भूगोल में जो प्रश्न आए थे 4 नंबर में वो ये है। पहला, भारत में कुएं और नलकूप से सिंचाई के क्षेत्रों में तेजी से क्यों वृद्धि हो रही है। दूसरा प्रश्न ये है कि भारत के डेयरी उद्योग के विकास का अमूल मॉडल से क्या तात्पर्य है। और तीसरा प्रश्न ये पूछा है कि भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रांति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इन तीनों प्रश्नों का आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि भारत में कुएं और नलकूप से सिंचित क्षेत्रों में तेजी से क्यों वृद्धि। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि किसी भी प्रश्न को लिखने से पहले आप एक डिजाइन तैयार कर लीजिए कि वास्तव में उस प्रश्न की डिमांड क्या है, उसमें क्या देना है। तो अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो इसमें 3 चीजें महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसमें सबसे पहले तो पूछ रहा है कुएं और नलकूप से सिंचित क्षेत्रों में वृद्धि क्यों हो रही है। तो सबसे पहला चीज हम लोग जो देंगे वो ये बताएंगे कि कुआं और नलकूप सिंचाई क्या होती है। कुएं और नलकूप सिंचाई से आशय क्या है। आशय क्या है। इसके बाद से जो है कि हम लोग ये बताएंगे कि कुएं और नलकूप सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि कैसे हो रही है। इसको आंकड़ों के माध्यम से हम लोग समझाएंगे कि क्षेत्र में जो है वृद्धि कैसे हो रही है और किन किन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। यहाँ 2 चीजों को मेंशन करना पड़ेगा। इसको ये ध्यान रखिएगा कि इसको मैप ही देना है, क्योंकि अगर मैप के थ्रू नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में है कि नंबर की संभावना बनती है। और तीसरा चीज जो है कि हम लोग बताएंगे कि अगर इन क्षेत्रों में वृद्धि हो रहा है तो उसका कारण क्या है। इन्हीं 3 बिंदुओं को ध्यान में रख के इस 4 नंबर के प्रश्न को डील करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कुएं और नलकूप सिंचाई से आशय क्या है। वास्तव में अगर हम देखें तो कुआं और नलकूप सिंचाई का वह माध्यम है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह पर एक छोटे से माध्यम से भूमिगत जल स्तर का दोहन किया जाता है, जिससे फसलों की आपूर्ति की जाती है। तो हमको सिंपल से यही बताना है कि कुएं और नलकूप का आशय जो है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एक छोटे से छिद्र से है, जिससे भूमिगत जल का दोहन होता है। तथा जिसके लिए उपलब्ध कराया जाता है। आपको एक लाइन में बस ये बता देना है कि कुएं और नलकूप सिंचाई का आशय क्या है। तो बस स्पष्ट कर देना है, कुएं और नलकूप सिंचाई का आशय पृथ्वी की ऊपरी सतह पर उस छोटे से छिद्र से है जिसके माध्यम से भूमिगत जल का दोहन होता है तथा जिससे फसलों को जल की आपूर्ति होती है। अब प्रश्न उठता है कि इसके क्षेत्र में वृद्धि, ठीक है, तो वृद्धि क्यों हो रही है, ये तो हम लोग कारण के तहत आएंगे तो देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि वृद्धि अगर हो रही है तो किस रूप में दिखाई देता है। तो इसको हम आंकड़ों के माध्यम से दर्शा सकते हैं कि वास्तव में अगर हम देखें तो 1950-51 में जो है कि कुएं और नलकूप से सिंचित क्षेत्र अगर देखा जाए तो कुल 159.78 लाख हेक्टेयर था। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो वर्तमान संदर्भ में लगभग, यानी आज जो है अगर देखा जाए तो कुएं और नलकूप से सिंचित क्षेत्र लगभग 425 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र हो। 425 लाख हेक्टेयर से अधिक कुएं और नलकूप सिंचाई से हो गए। ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि अगर ये क्षेत्र में वृद्धि हो रहा है तो कौन कौन से ऐसे वो क्षेत्र हैं जहां बड़ी मात्रा में कुएं और नलकूप सिंचाई से वृद्धि हुई। तो इसको हम यहाँ एक मैप, छोटा सा मैप बनाएंगे साइड में और उससे दर्शाने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में कौन कौन से क्षेत्र हैं।
तो पहले समझ लीजिए कि वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। एक छोटा सा आपको मैप बनाना है, हालांकि इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको पहले से करना होगा, क्योंकि भूगोल में बिना मैप के अगर प्रश्न लिखते हैं तो उतना प्रभावकारी नहीं माना जाता है। अगर हम क्षेत्र की बात करें तो वास्तव में सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुआ है ये पंजाब से लेकर के बिहार तक का जो बेल्ट, इस क्षेत्र में कुआं और नलकूप सिंचाई का पूरा जाल बिछा हुआ है। दूसरा जो क्षेत्र हमारा है वो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है। तीसरा जो हमारा क्षेत्र है वो ये गुजरात का क्षेत्र है। इसके बाद से जो है आप देखेंगे कि ये महानदी का जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ भी कुएं नलकूप सिंचाई में वृद्धि हुई है स्वतंत्रता के बाद। तेलंगाना के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में और कर्नाटक के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में जो है कि वास्तव में कुएं और नलकूप सिंचाई से वृद्धि हुई है। अब इसको जो है कि आप देना है, लिख करके इसको स्पष्ट कर देना है। अब ये जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है? ये पंजाब से लेकर के बिहार तक। ये जो क्षेत्र है गुजरात, ये जो क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान, और यहीं पर थोड़ा सा आपको ये भी दिखा देना है जो ये हमारा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का बेसिन, तो यहाँ एमपी, यहाँ दिखा देना है सीजी, यहाँ दिखा देना है तेलंगाना, यहाँ दिखा देना है आंध्र प्रदेश और यहाँ दिखा देना है कर्नाटक। तो इस प्रकार आप मैप के माध्यम से ये दिखा दिए कि आजादी के बाद से जो कुएं और नलकूप सिंचित क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है वो किन किन क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है। और इसको अगर आप चाहें तो संक्षेप में आप बता भी सकते हैं कि कुएं और नलकूप क्षेत्र से सिंचाई से जो वृद्धि हो रही है, यहाँ तो आपने दिखा दिया। अब इसका क्रमवार भी अगर चाहें तो दिखा सकते हैं कि कुएं और नलकूप क्षेत्र से सिंचाई से जो वृद्धि हुई है उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि जो है उत्तर प्रदेश में हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है कि कुल जो सिंचित क्षेत्र है उसमें लगभग 78% क्षेत्र जो है कि कुआं और नलकूप सिंचाई से ही सिंचित क्षेत्र। उसके बाद से दूसरे स्थान पर जो है कि आप बता सकते हैं कि बिहार का, सॉरी, दूसरे स्थान पर पूर्वी राजस्थान का आता है स्थान। तीसरे स्थान पर जो है कि गुजरात है। चौथे स्थान पर जो है कि पंजाब है। तो इस प्रकार से आप क्रम भी दर्शा सकते हैं कि कुएं और नलकूप सिंचित क्षेत्रों में जो है कि क्रमवार वृद्धि जो है कि इन्हीं राज्यों में हुआ है। और चूंकि ऑलरेडी इसको मैप से दर्शा दिए हैं तो ऐसे में अगर यहाँ पर उन क्षेत्रों को नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। हाँ, लेकिन नीचे जरूर लिख देना है कि उपरोक्त मानचित्र में कुएं और नलकूप सिंचित क्षेत्रों का क्षेत्रफल दर्शाया गया है। नीचे नोट लगा के आपको लिख देना है। हर मानचित्र के नीचे जिस चीज को दर्शाए हैं अनिवार्य रूप से आप वहां लिखेंगे। अब चलिए, ये तो समझ में आ गया कि वास्तव में कुएं और नलकूप सिंचाई का आशय क्या है। दूसरा हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कुएं और नलकूप सिंचाई में जो है कि वृद्धि कैसे हुई है। तो वृद्धि हमने देखा 1950-51 में इतना था, आज के डेट में इतना बढ़ गया है। तीसरा चीज हमने इसको मैप से भी शो कर दिया कि किन किन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, और फिर इसको आप क्रमवार भी दिखा दिए कि इन राज्यों में जो है कि प्रतिशत के मामले में जो है कि घटता क्रम भी आपने शो कर दिया। अब प्रश्न अगला क्या कह रहा है कि क्यों, अगर कुएं और नलकूप से सिंचित क्षेत्रों में अगर वृद्धि हो रही है तो क्यों हो रही है। अब क्यों का प्रश्न हमको आगे लिखना है, ठीक है। हालांकि ये सारी चीजें आप चाहें तो पॉइंट फॉर्म में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेगा, जितना स्पेस दिया है वो पर्याप्त स्पेस है इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। और प्रयास ये करना है कि जो अपने पॉइंट्स लिखने हैं उसको यथासंभव जो है कि संक्षिप्त और सारगर्भित लिखने का प्रयास करना है। अब देखिए, प्रश्न उठता है कि इन क्षेत्रों में अगर वृद्धि हो रही है तो क्यों हो रही है। इसका हम लोग देखते हैं कि क्यों का प्रश्न ढूंढते हैं। आप लिख सकते हैं या हेडिंग आप दे सकते हैं कि कुएं और नलकूप क्षेत्र में वृद्धि के कारण। अब क्या क्या कारण है, चलिए हम लोग देखते हैं। नंबर 1, पहली चीज तो यह है कि कुएं और नलकूप से सिंचाई का जो साधन है ये किसान की व्यक्तिगत क्षमता के अधीन है। एक किसान चाहे तो व्यक्तिगत स्तर पर भी नलकूप का निर्माण करवा सकता है। तो सबसे पहला साधन, सबसे पहला जो कारण है यह है कि एक कृषक की
व्यक्तिगत क्षमता के अधीन है। दूसरा आप कारण बताएंगे कि आसान, सरल और कम क्षेत्रों में इसका निर्माण हो सकता है, यानी ये आसान है, आसानी से हर चीजें मिल जाती हैं। दूसरा चीज इसका ऑपरेट करना भी सरल है, और तीसरा चीज जो है कि इसमें स्थान भी कम घेरता है। तीसरा आप कारण बताएंगे कि भारत में जो है कि वर्षा सालों भर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अगर हमको फसल की सिंचाई की आवश्यकता होती है तो वर्षा ऋतु में वर्षा से तो मिल जाती है, लेकिन शेष ऋतु में जो है कि हमको कुआं नलकूप सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो तीसरा आप कारण बता सकते हैं कि भारत में वर्षा का अभाव। चौथा कारण बताएंगे कि हरित क्रांति के बाद वास्तव में उन्नतशील किस्म के बीजों का उपयोग किया गया, और आप देखेंगे कि हरित क्रांति क्षेत्रों में ही सफल हुआ था। ऐसी स्थिति में हरित क्रांति के दौरान जिस उन्नतशील किस्म के बीजों का उपयोग किया गया था, उन बीजों के लिए सिंचाई की मात्रा अधिक चाहिए थी, इसलिए भी जो है कि कुएं और नलकूप का विकास हुआ। तो दूसरा आप लिख सकते हैं कि उन्नतशील बीजों हेतु अधिक जल की आपूर्ति। पांचवा कारण बता सकते हैं कि चूंकि फसलों की जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है, और अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की जो है कि अलग अलग अनुपात में जल चाहिए होता है, और यही कारण है कि ये जो कुआं और नलकूप सिंचाई है व्यक्तिगत उपयोग के अधीन होता है। इसलिए हम अपनी सीमित मात्रा में चाहें तो जल की आपूर्ति कर सकते हैं, या अधिक मात्रा में भी जल की आपूर्ति कर सकते हैं। तो आप पांचवा कारण में लिख सकते हैं कि फसलों की विभिन्न विशेषताएं। इसी प्रकार से आप छठवां कारण आप दे सकते हैं कि चूंकि भारत में हर जगह आसानी से जल उपलब्ध नहीं है, लेकिन भूमिगत जल एक ऐसा है जो आसानी से मिल जाता है, अतः इसका उपयोग जो है कि करना आसान है, उपयोग आसान। लेकिन एक चीज ये ध्यान में रखना है कि ये जरूर मेंशन कर देना है ऊपर कि वास्तव में कुआं और नलकूप से सिंचित क्षेत्र जो भी है वो उन्हीं क्षेत्रों में सक्सेस हो सकता है जहां पर औसतन जो है कि 15 मीटर की गहराई पर भूमिगत जल की उपलब्धता हो। 15 मीटर की गहराई पर भूमिगत जल की उपलब्धता। उसका कारण यह है कि अगर 15 मीटर से अधिक गहराई होता है तो ऐसी स्थिति में कुएं बनाना, नलकूप गाड़ना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है। इसीलिए सामान्यतः ये मैदानी क्षेत्रों में अधिक सक्सेस है। तो हालांकि इसको हम लोग मेंशन कर देंगे जो इंट्रोडक्शन देंगे वहीं पर। तो ये सारे कारण हैं। इस कारण के साथ जो है कि आप प्रश्न का अगर उत्तर लिखते हैं तो ये प्रश्न एकदम संतुलित होगा, आपकी जो शब्द सीमा है उसी शब्द सीमा के अधीन होगी, और सारे के सारे डिमांड को भी आपने इसमें फुलफिल कर दिया विद डायग्राम। तो इसमें आपको नंबर कटने की संभावना नहीं है, अच्छे नंबर। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा। दूसरा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है उसको समझते हैं। ये कह रहा है कि भारत में डेयरी उद्योग के विकास का अमूल मॉडल से क्या तात्पर्य है। वास्तव में अगर इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले तो प्रश्न की डिमांड को समझिए। कह रहा है कि भारत में डेयरी उद्योग के विकास का अमूल मॉडल से क्या तात्पर्य है, यानी अमूल मॉडल का रोल क्या है। तो वास्तव में एक चीज समझ लीजिए कि जब हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो हमको सबसे पहले ये चीजें बताएगा कि अमूल मॉडल और डेयरी उद्योग विकास कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं,
किस प्रकार से जो है कि एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। डेयरी उद्योग विकास के माध्यम से ही अमूल मॉडल को शक्ति मिलती है, अमूल मॉडल के विकास को बढ़ावा मिलता है। ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके है, लेकिन आप इसको आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको बताना ये है, इंट्रोडक्शन आपको एक लाइन में देना है कि वास्तव में भारत में डेयरी और अमूल मॉडल एक दूसरे से संबंधित है। फिर आपको बताना है कि कैसे संबंधित हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ यही बताना है कि भारत में डेयरी उद्योग और अमूल मॉडल एक दूसरे से कल्पना ठीक है। अब इसके बाद से आपको बताना है कि वास्तव में कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई संकल्पना है। तो देखिए, अब ये जो आपने इंट्रोडक्शन में एक दूसरे से जुड़ी हुई संकल्पना है, अब इसी को हमको प्रूफ करना है कि कैसे है और किस प्रकार से जो है कि डेयरी उद्योग का जो है कि अमूल मॉडल से जुड़ाव। तो पहली चीज समझिए कि दिसंबर 1946 में जो है कि गुजरात के आनंद में जो है कि अमूल आंदोलन के रूप में जो है कि एक सहकारिता आंदोलन शुरू किया जाता है, जो अमूल सहकारिता आंदोलन के नाम से शुरुआत होता है। और वास्तव में ये जो दिसंबर 1946 में अमूल सहकारिता आंदोलन शुरू होता है, ये प्रारंभिक दौर पर तो थोड़ा धीमे था, लेकिन जैसे जैसे लोग इससे जुड़ते गए, गुजरात में इसने काफी शानदार काम किया। अब इसका फायदा क्या हुआ कि जो किसान थे, जो कृषि पर पूर्णतः निर्भर थे, अब उनको एक वैकल्पिक साधन मिल गया, दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन ये एक शानदार मॉडल के रूप में अमूल विकसित हुई, न्यू दिसंबर 1946 में पड़ती है। उसके बाद से 1964 में, क्योंकि 1964 में ही जो है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी उनके चौथे प्रधानमंत्री कार्यकाल में। उसके बाद से लाल बहादुर को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है इस अमूल मॉडल को पूरे देश में लागू करने का प्रयास करते हैं। और इसी दौरान जो है कि 1964 में ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा डॉक्टर वर्गीज कुरियन इनके नेतृत्व में जो है कि वास्तव में पूरे देश में अमूल को, इस मॉडल को फैलाने का प्रयास किया गया, ताकि किसानों को कृषि के अतिरिक्त एक वैकल्पिक दुग्ध उत्पादन का साधन मिल सके। और इस दिशा में जो है कि 1964 में ही भारतीय डेयरी बोर्ड की स्थापना होती है। भारतीय डेयरी बोर्ड की स्थापना होती है। अब भारतीय डेयरी बोर्ड की स्थापना का काम यह था कि पूरे भारत में जो उद्योग को समन्वित करना था, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि पूरे भारत में डेयरी उद्योग को समन्वित करने के लिए जरूरी था कि जो दुग्ध उत्पादन में अर्थात पशुपालन का जो मौलिक या आधारभूत ढांचा है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए। और इसी संदर्भ में, क्योंकि जब तक जो है कि अमूल ब्रांड को या अमूल आंदोलन को दुग्ध की उपलब्धता आसानी से नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन पूरे देश में सक्सेस होने वाला नहीं था। और दूसरी था कि चूंकि अभी हमारे देश में अधिकांश जनता जो है कि कृषि पर निर्भर करती थी, ऐसी स्थिति में कृषि जो है कि कभी सूखे का शिकार, कभी अतिवृष्टि का, कभी अनावृष्टि का शिकार हो जाता था। परिणाम स्वरूप जो है कि हमारे सामने सामाजिक आर्थिक संकट विकराल खड़े हो जाते, और यही कारण था कि दुग्ध उत्पादन को एक वैकल्पिक साधन के रूप में विकसित करना अनिवार्य था। इसी संदर्भ में जो है कि जुलाई 1970 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में जो है एक आंदोलन शुरू होता है, जिसको श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है।
ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। अब 1970 में ऑपरेशन फ्लड तो शुरू हो गया, लेकिन ऑपरेशन फ्लड को सक्सेस करने की जिम्मेदारी डॉक्टर वर्गीज कुरियन के कंधों पर थी, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने बहुत ही शानदार तरीके से इसका ऑपरेशन किया। और ये जो है कि हमारा ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में आगे बढ़ता है। अब देखिए, इस तीनों चरण को अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक चार्ट बना सकते हैं, और वहां पर आप दे सकते हैं। इस चार्ट में जो है कि आप ये लिख सकते हैं ऑपरेशन फ्लड की चरण, और फिर नीचे जो है कि ये चरण जो 3 भागों में बटा था उसको आप दर्शा सकते हैं 3 कॉलम बनाकर। ये चार्ट इसलिए देना जरूरी हो जाता है क्योंकि एग्जामिनर के सामने चार्ट जब रहेगा तो ऐसी स्थिति में एक नजर में तीनों ही विकास को देख सकता है, तुलना भी उसको समझ में आ जाए। तो यहाँ आप चार्ट देने से एक साथ 2 आप काम कर लेंगे। एक तो आपने सारी चीजों को दर्शा भी दिया, और दूसरी चीज आपने तुलनात्मक चित्रण भी प्रस्तुत कर। यही आपकी चतुराई होनी चाहिए एक शानदार उत्तर लेखन। तो देखिए, पहला जो चरण चालू होता है कब से कब चालू होता है? पहला चरण जो था 1970 से लेकर के 79 तक का। दूसरा जो चरण था 1979 से लेकर के 1985 तक का था। और तीसरा जो चरण चालू होता है वो 1985 से 1996 तक चलता है। अब इन तीनों चरणों में जो मूलभूत सुधार था वो किया गया। क्या क्या किया गया उसको थोड़ा सा दर्शाना है। तो देखिए, पहले चरण में जो काम चालू होता है वो क्या होता है? पहले चरण में जो है कि सबसे पहला काम ये किया जाता है कि भारत में जितने भी दुग्ध सेट थे, दुग्ध सेट का मतलब ये है कि जो दुग्ध उत्पादक क्षेत्र थे उसको रेगुलराइज किया जाता है, और 136 दुग्ध उत्पादक सेट पहचान चिन्हित किया जाता है। दुग्ध उत्पादक क्षेत्र को चिन्हित किया गया। दूसरा जो इसमें काम ये होता है कि इसी समय पहले चरण में जो है कि कलकत्ता, बंबई, मद्रास और चेन्नई, इन चारों महानगरों में मदर डेयरी की स्थापना होती है। मदर डेयरी बोर्ड की स्थापना हुई। ये पहले चरण की सफलता थी, और चारों महानगरों में इसलिए किया गया कि पूरे भारत को एक साथ कनेक्ट किया जा सके। दूसरा चरण जो चालू होता है, इस दूसरे चरण में संरचनात्मक ज्यादा बल दिया गया। इस दूसरे चरण का काम ये था कि भारत के 10 राज्यों को चिन्हित किया गया, और 10 राज्यों को चिन्हित करने के बाद उसमें सघन पशु अभियान कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें क्या क्या किया गया? तो पहला चीज ये था कि इस चरण में जो है कि पशुओं के चारा, उनके रखरखाव, इस पर बल दिया गया। दूसरा चीज क्या किया गया? पशुओं की चिकित्सा और उपचार के लिए जो है कि व्यवस्था की, जगह जगह पशु चिकित्सालय की स्थापना किया गया। तीसरा इसमें काम ये किया गया कि पशुओं के रोग प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए रक्षा नामक टीका एक विकसित किया गया। और चौथा इसमें काम ये किया गया कि दुग्ध उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि हो, उसके लिए प्रयास किया। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया। इसके बाद से तीसरा चालू होता है। इस तीसरे चरण में जो है कि वास्तव में क्या किया गया कि तीसरे चरण में पहला काम ये किया गया कि जो पूरे भारत में 73,300 दुग्ध समितियां थी, 73,300 दुग्ध समितियों को 173 दुग्ध शेड में संगठित किया है।
173 दुग्ध सेट में संगठित किया गया। दूसरा इसमें काम क्या किया गया कि अब जो है इस तीसरे चरण के दूसरे पार्ट में ये किया गया 173 दूध समितियों को संगठित करने के बाद कि पूरे दूध उत्पादक क्षेत्रों को एकीकृत यानी एक साथ जोड़ करके एकीकृत प्रयास किया गया। और वास्तव में इन तीनों ही चरणों का प्रयास यह हुआ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो है कि भारत में किसानों को एक वैकल्पिक आय का भी साधन मिला। और आज पूरा अमूल ब्रांड जो है कि भारत में जो है कि एक प्रमाणित संस्था के रूप में स्थापित है। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो इसको दे करके पूरी तरीके से इस चार्ट के थ्रू इन सारी चीजों को बता करके आप एक बेहतर उत्तर का निर्माण कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग आते हैं तीसरा प्रश्न। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रांति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। भारतीय कृषि के विकास में हरित क्रांति अर्थात जो आज के डेट में भारत की कृषि है उसमें हरित क्रांति कैसे जो है कि उपयोगी साबित हुई है, इसी को सिद्ध करना है। लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा हरित क्रांति के विषय में ये बताना होगा कि हरित क्रांति जो है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये जरूर बताना होगा कि हरित क्रांति जो है कब आई और कैसे आई, ये बहुत संक्षेप में बताना है।